क्लास शुरू करते हैं आज की। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हमें बाइनोमियल में जो करना है वो है इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। अच्छा, कोई भी रियल नंबर होता है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसका इंटीग्रल वाला पार्ट होता है और एक उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक नंबर है 3 के आगे कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, 3.0 ही है, 3.0 भी लिख सकता हूँ इसको। तो मैं कह सकता हूँ 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0, ठीक। ऐसे 3.1 की बात करता हूँ अगर, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका फ्रैक्शनल पार्ट, क्या देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.1, सॉरी कितना है, 0.1। इस 3 का कितना था, 0.0, मतलब 0 कितना है, 0। ये कितना है, 0.1। 3.2 का मैं बोलूंगा कितना हो जाएगा, 0.2। सिमिलरली अगर मैं 3.9 पे गया तो कितना बोलोगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट, 0.9। अगर मैं 4 पे चले गया तो बोलोगे कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 है। ये फिर से एक इंटीजर बन गया जिसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0। तो कोई भी एक नंबर होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 0 से लेके। अगर वो प्योर इंटीजर है, जैसे ये 3 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0। अगर वो 3.9 पे गया हुआ है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.9। इसलिए 1 पे क्या किया मैंने, ओपन ब्रैकेट लगा दिया, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं हो सकता। 1 पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब 0.9 बार तक हो सकता है, 0.9 बार ये चीज हो सकती है मैक्सिमम फ्रैक्शनल पार्ट, 0.9 बार। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट देखते कैसे हैं, ये 3.3 लिखा, तो फ्रैक्शनल पार्ट लिखने के लिए क्या करोगे, इस नंबर को, इस पूरे नंबर को आप माइनस कर दोगे इसके इंटीजर से। इस 3.3 का इंटीजर कितना है, 3, ठीक। मतलब 3.3 से छोटा इंटीजर आप माइंड में सोचोगे, 3.3 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 3 होगा। तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसमें से वो आप माइनस कर दोगे। अगर मैं पूछता हूँ कि -3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इस -3.7 में से क्या माइनस करोगे, 3.7 से एक छोटा इंटीजर, -3.7 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -4 होगा। कितना होगा, -4। तो आपको क्या करना है, इसे 3.6 पार्ट निकालना था, तो 3.3 में से इससे छोटा जस्ट इंटीजर है वो माइनस कर दिया, तो 3 माइनस किया तो आंसर कितना है, 0.3। सिमिलरली -3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा हूँ तो आप कैसे निकालोगे, इससे जो जस्ट छोटा इंटीजर है, -3.7 से छोटा इंटीजर कौन है, -4। तो -3.7 से छोटा इंटीजर कौन सा हो गया, -4, ठीक। तो -3.7 में से -4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.3। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना हो गया, 0.3। तो अभी हम बाइनोमियल के अंदर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। तो उसमें ये चीज यूज होगी, तो इसलिए ये थोड़ी इंट्रोडक्शन दी मैंने आपको, ठीक। तो नंबर दिया हुआ है उससे पीछा छोटा जो इंटीजर है उसमें से माइनस कर दो तो आपको एक इंटीग्रल पार्ट मिल जाता है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाता है, इंटीग्रल पार्ट मिल जाता है। अब ध्यान से देखो, ये 3 नंबर है, 3.14 में इंटीग्रल पार्ट कौन सा बोलोगे आप, 3 बोलोगे। इसी में इसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे बोलोगे, 0.14 बोलोगे। -5.3 का इंटीग्रल पार्ट, मतलब इससे जस्ट छोटा इंटीजर, वो कौन सा, -6। अब इस नंबर को इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.7, वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट। दिक्कत नहीं आता। देखो मैंने कहा -5.3 का इंटीग्रल पार्ट माने इसका छोटा इंटीजर, जो इससे छोटा इंटीजर होगा वो क्या होगा, -6। अब इस वाले नंबर में से ये पर घटा दोगे तो कितना आएगा, 0.7, ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। तो आप क्या कह सकते हो, एक जो नंबर होता है आपका x, उसके दो पार्ट, एक होता है इंटीग्रल पार्ट जिसको आप बोल जाते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, प्लस साथ में बोल सकते हो उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक। ये दो चीजें ध्यान में रखनी। अब ऐसी पाई बोला, पाई की वैल्यू 3.14 जो आप एज्यूम करते हो वो तो एज्यूम करते हैं, पर वो तो इरेशनल नंबर है पाई, वो एंड आता जाता है 3.14278 आगे तक बढ़ता जाता है। तो आप क्या कह सकते हो, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है तो ये कितना 3 पॉइंट समथिंग, का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, 3। फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है इसका, तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता नहीं है फ्रैक्शन कितनी आएगी, पर मुझे इतना पता है मैं क्या करूंगा, इस नंबर में से इस 3 को घटा दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, π-3, ठीक। अब इसी चीज का हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 + √3 की होल पावर 6। अब आप कहोगे भाई इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि 2 है, 2 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है, लगभग 1.73 होती है, लगभग होती है, वो तो इरेशनल नंबर है, चलता जाता है यार, कितना भी जाएगा हमें पता नहीं कितना है।
इस पूरे की पावर कितनी रखनी है 6। तो आप सोचोगे कि अंदर तो नंबर आ चुका है लगभग 3.73, इसी में पावर 6 निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं सीखूंगी क्यों, मैं तो यहीं से डायरेक्ट निकाल दूंगा। ये तो पावर 6 है, कल को पावर अगर 60 आ गई या और ज्यादा आ गई तो फिर क्या करोगे, फिर नहीं कर पाएंगे ना। तो उसी के लिए मेथड सीखना है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये 2 प्लस रूट, इसकी पावर 6 है, गारंटेड है। ये जो नंबर आएगा एक फ्रैक्शन आएगा, मान लो 2 और 1 में 3 था, 3 की पावर 6 कितना होता है लगभग 243। मान लो 245 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका आंसर, 245 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका एक इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 245, उसको मैं मान लेता हूँ आई, कोई इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा आई, प्लस उसमें एक फ्रैक्शन आएगी, साथ में एक फ्रैक्शन आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि 3.14 है, इसका एक इंटीग्रल पार्ट आई लिख दिया प्लस उसकी फ्रैक्शन लिख दी। तो 2√3 की पावर 6 को मैं लिख देता हूँ आई प्लस एफ। ये गारंटेड है, जो एफ होगा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके 1 तक, से लेके 1 तक हो सकती है ओपन ब्रैकेट के साथ। ठीक, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब निकालने का तरीका देखो, निकालने का तरीका क्या है, आपको एक दिया होगा, ये देखो 2 प्लस रूट 3 की होल पावर 6 थी, आप इसका एक कॉन्जुगेट पेयर कंसीडर करो, 2 माइनस रूट 3 की पावर 6, 2 माइनस रूट 3 की पावर 6। ठीक, अब ध्यान से देखो, 2 माइनस रूट 3 अगर मैंने बोला 2 माइनस रूट 3 की पावर, अब ये 2 माइनस रूट 3 की होल पावर 6 है, रूट 3 कितना है 1.73, ये कितना 2, दो में से 1.73 जाएगा तो कितना बचेगा 0.27 लगभग, डॉट चलेगी, उसकी होल पावर 6। अब 0.27 की पावर 6, ये भी क्या आएगा, ये एक फ्रैक्शन आएगा, इसमें कोई इंटीग्रल पार्ट तो आएगा नहीं, इंटीग्रल पार्ट तो इसका क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एक फ्रैक्शन ही है। 0.27 की होल पावर 6 कितना होगा, पॉइंट समथिंग ही होगा। तो इसको भी अगर मैं कहता हूँ नंबर है मेरा, इस नंबर को मैं बोलता हूँ ये है मेरा I1 प्लस F1, I1 प्लस F1। ठीक, कि इस नंबर का जो भी आएगा इस पावर 6 करके, उसमें एक इंटीग्रल पार्ट आएगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, पर मुझे पता है I1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 0, गारंटेड। तो के अंदर कितना था 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 किया तो लगभग कितना 0.27 की होल पावर 6 करूंगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने मान लिया F1। देखो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसका माना F, क्योंकि 2.√3 था, ये तो 3.73 था, 3.73 की होल पावर 6 करूंगा, 3.73 की होल पावर 6 करूंगा, जो ये नंबर खुले तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कुछ और आएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कुछ और आएगा। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट मैंने मान लिया F, इसका इंटीग्रल पार्ट मान लिया I, इस वाले का इंटीग्रल पार्ट तो 0 है, तो क्या आएगा सिर्फ, इसका मैंने मान लिया F1, क्योंकि ये तो एक फ्रैक्शन ही आ रही है सिर्फ। जैसे ही मैंने कंसिडर किया तो देखो ये वाला F भी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके 1 तक लाई कर रहा है, 1 पे तो पक्की ब्रैकेट आती है। F1 पे भी ये भी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 1 तक ही करेगा, क्योंकि हमें पता ही है कि 1.27 की होल पावर 6 क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, मुझे पता लग गया। अब फायदा देखो, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, मुझे निकालना है इस वाले का इंटीग्रल पार्ट। इस वाले का इंटीग्रल पार्ट था I, क्या था I, मुझे I की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे क्या निकालना है, ये वाला I निकालना है, इस I की वैल्यू निकालनी है। इस I को निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये मैं वो करा रहा हूँ, 2 प्लस रूट 3 की पावर 6 को हमने I प्लस F माना, राइट साइड में क्या किया 2 प्लस रूट 3 की होल पावर 6 की मैंने एक्सपेंशन खोल दी, ये वाली एक्सपेंशन खोल दी। सिमिलरली 2 रूट 3 की होल पावर 6 को मैंने F1 माना, इसकी भी एक्सपेंशन मैंने राइट साइड में खोल दी। अब ये खोल दिया तो क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो फायदा देखो क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप याद रखना, ये देखो फायदा, आप ये चीज याद रखो, ये I प्लस ये क्या है F1, दोनों चीजों को ऐड किया तो लेफ्ट साइड को ऐड करूंगा तो क्या आएगा I प्लस F प्लस F1, लेफ्ट साइड क्या आएगी I प्लस F प्लस F1। राइट साइड अगर मैं ऐड, राइट साइड में ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, ये चीज मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पर एक माइनस है, तो रूट 3 की पावर 0 माइनस रूट 3 की पावर 0, दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड, ये क्या है रूट 3 की पावर 1, ये क्या है माइनस रूट 3 की पावर 1, ये क्वांटिटी तो सेम है ये वाली, और ये दोनों को जब ऐड करूंगा तो इसकी वजह से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये प्लस में खुलेगा और ये माइनस में, तो माइनस रूट 3 की पावर 1 थी तो कैंसिल हो गया, 3 पे भी कैंसिल होगा, 5 पे भी कैंसिल होगा, ऑड वाली कैंसिल हो जाएंगी, इवन वाली बच जाएंगी। अब हुआ क्या देखो, इससे ये हुआ, देखो लेफ्ट साइड तो I प्लस F प्लस F1 था, राइट साइड में 2 टाइम्स इवन वाले पार्ट बच गए, 2 की पावर 6, देखो रूट पावर 2 बच गया, रूट 3 की पावर 4 बच गया, रूट 3 की पावर 6 बच गया, ये सब हुआ। इस पूरे को एक्सपेंड किया तो देखो यहाँ पे तो 2 है,
ये 2 है, अंदर कोई भी चीज मैंने खोल दिया वैसे तो, पर खोलने का कोई मतलब नहीं था, पर खोल दिया फिर भी ठीक है। ये पूरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके, ये पूरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके ये क्या आएगा, यहाँ पे इवन क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी? क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी? इवन क्वांटिटी। अच्छा, एक तो ये पता लग गया कि राइट साइड इवन आने वाली है, मतलब ये भी इवन आने वाला है, ये भी क्या आने वाला है, नंबर इवन। क्योंकि साइड इवन है तो लेफ्ट साइड भी इवन होगी। ये तो ऑब्जर्वेशन है, आगे क्वेश्चन में यूज होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये चीज क्या आ गई, इवन, लेफ्ट साइड भी क्या है, इवन। अब ध्यान से देखो, अब हुआ क्या, ये क्या है, देखो राइट साइड तो मेरा क्या हो चुका है, एक इवन नंबर आया है, और क्या है, इंटीजर आया है। क्या है? इंटीजर आया है। ये कितना आ गया, इंटीजर। इस पूरे की वैल्यू निकाल लेता हूँ कैलकुलेट करके, इस पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे आई की वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू चाहिए तो ये आंसर चाहिए मेरे को, इसमें में कितना आ रहा है। और ये भी याद रखो कि ये इवन आया है, कुछ क्वेश्चन में यूज होगी ये चीजें। देखो क्या करना है आगे, अब ध्यान से देखो, ये चीज हुई आई प्लस एफ वन, जो ये नंबर आया, ये कितना है, 2702 आया, ठीक। तो लेफ्ट साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, 2702 के इक्वल आ गई। ये तो इंटीजर है। अच्छा, ये इंटीजर है, राइट साइड भी इंटीजर है। इंटीजर के अंदर कौन ऐड हो रखा है, एफ प्लस एफ वन ऐड हो रखा है, ये इंटीजर है। तो देखो इंटीजर में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा इंटीजर आए। देखो राइट साइड भी इंटीजर है, इस ये आई तो इंटीजर है ही, एफ प्लस एफ वन की वैल्यू क्या हो कि ये वाली चीज आई में ऐड हो और आंसर इंटीजर है। है कि f प्लस एफ वन को इंटीजर होना पड़ेगा। f क्या था, पहले वाले नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, f1 क्या था, दूसरे नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। f प्लस एफ वन कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए जो इस i में ऐड होगा और ये इंटीजर देगा 2702। अब मेरे को ध्यान से बताओ, f की वैल्यू कितनी थी, f की वैल्यू थी 0 से लेके 1 तक थी, 0 से लेके 1, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, ये गारंटेड था। इसका फ्रैक्शन था जो, वो नंबर क्या बना था, 3.73 बना था, 3.73 की होल पावर 6, तो उसका कोई ना कोई फ्रैक्शन पार्ट तो आएगा ही। पार्ट 0 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा ये नंबर। f1 क्या था, 0.27 की होल पावर 6, तो इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में आएगा। तो मतलब f1 भी 0 के बीच में है, f भी 0 से 1 के बीच में है, ये इंटीजर तो है ही। तो देखो ये 0 से 1 के बीच में कोई नंबर ले, f1 भी 0 से 1 के बीच में नंबर ले, और वो इससे हो कि इन दोनों का सम कितना बने, एक इंटीजर बने। देखो 0 से 1 f भी हो सकता है, f1 भी 0 से 1 हो सकता है। ये टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है, ये वैल्यू हो सकती है 0 के 2 तक, 0 से लेके 2 तक। देखो अगर f की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग हुई, f1 की भी 0 पॉइंट समथिंग हुई, तो दोनों का ऐड होके भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर f की वैल्यू 0.9 समथिंग हुआ, ये भी 0.9 समथिंग हुआ, दोनों का ऐड होके कितना आएगा, 2 के आसपास आएगा, दोनों का ऐड होके 2 के आसपास आएगा। f प्लस f1 की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो सकती है। अब मैंने क्या बोला, ये इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और मैंने साथ में क्या बोला, f प्लस एफ वन का इंटीजर होना चाहिए। अब बताओ 0 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर लाई करता है, वो कौन होता है, 1। तो हर हाल में f प्लस एफ वन की वैल्यू कितनी होगी इस केस में, 1, तभी ये चीज सेटिस्फाई पाएगी कि लेफ्ट साइड भी इंटीजर है और राइट साइड भी इंटीजर है। तो f प्लस एफ वन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इस केस के अंदर। जैसे ही f प्लस एफ वन 1 हुआ, तो 1 राइट में जाएगा, 1 राइट साइड में जाएगा, और i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2701। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाता है। चैट में बताओ क्वेश्चन समझ आया। देखो पावर वो बहुत ज्यादा बड़ी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अगर पावर बहुत ज्यादा बड़ी पूछेगा तो ये ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर वो फिर बस ये चीज पूछेगा कि जो आई है आपका वो ओड है, इवन आया है। अगर पावर बहुत बड़ी देगा वो क्वेश्चन के अंदर, अगर वो पावर बहुत बड़ी देगा तो क्या होगा, ये टर्म्स तो चलती जाएंगी, ये टर्म्स चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, पर होगा क्या, भाग 2 है, भाग 2 है, तो ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और जब भी f प्लस एफ वन राइट साइड में जाएगा तो i क्या आ जाएगा, ओड। तो अगर पावर बड़ी होगी तो ओड इवन टाइप का आएगा। ठीक है प्रीति, मैं इसीलिए आपको बोल रहा था ओड और इवन वाली चीज, कि ओड इवन का आपको दिमाग में रखने की, अगर पावर बड़ी होगा तो, अगर इंटीग्रल पार्टी बहुत बड़ी पावर में इंटीग्रल पार्ट नहीं पूछेगा, वो नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टैंड का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि प्रोसेस कैसे की जाती है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर आप इसकी वैल्यू निकालो, जो आपको क्वेश्चन दे रखा था ओरिजिनल। एक बार क्वेश्चन कॉपी में लिखो, 2 प्लस रूट 3 की होल पावर 6 है क्वेश्चन, 2 प्लस रूट 3 की होल पावर 6,
2 प्लस रूट थ्री की होल पावर 6। उसका सेकंड पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन का। आपको जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2 प्लस रूट थ्री की होल पावर 6। ठीक, इस पूरे नंबर को कहता है कि ये n है। ये क्या है, n है। और ये इक्वल टू क्या है, i प्लस एफ, जो हमने माना था। ठीक, ये गिवन है सेकंड पार्ट में कि n इक्वल टू आई प्लस एफ है और n किसी इक्वल है इसके। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इंटू वन माइनस एफ, n इंटू वन माइनस एफ। इसको करने की कोशिश करो, इसका आंसर निकालो। आपको याद क्या रखना है, हमने इसको 2 प्लस रूट थ्री की होल पावर 6 मानना था। 2 माइनस रूट थ्री की होल पावर 6 को क्या माना था, f1। इसको क्या माना था, f1। ये दोनों चीजें यूज होंगी, ट्राई करो आप लोग। किसी का, राहुल ने आंसर दिया है 1। चेक करते हैं कि 1 आता है कि नहीं आता है। ध्यान से देखो, हमने पिछला क्वेश्चन कर रहे थे तो f प्लस f1 की वैल्यू कितनी आई थी, f1 की वैल्यू कितनी आ गई थी। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एफ। तो 1 माइनस एफ कितना होगा, 1 माइनस एफ कितना होगा, f1। ठीक, और f1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस रूट थ्री की होल पावर 6। ठीक, और साथ में यहाँ पे कौन मल्टीप्लाइड है, n। n की वैल्यू क्या है, ये। ठीक, तो करना क्या, अब n की जगह 2 प्लस रूट थ्री की होल पावर 6 लिखो। 2 प्लस रूट थ्री की होल पावर 6, साथ में f1 जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एफ की जगह क्या आएगा, 1 माइनस एफ की जगह f1 आएगा। और f1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट थ्री का होल पावर 6। तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री की होल पावर 6। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रोसीजर आपको आना चाहिए। ठीक, आया समझ सबको भाई, 1 आ गया आंसर, समझ आया, समझ आई, यस और नो। ठीक, मैं फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग दिमाग में रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, अब अगला क्वेश्चन आ गया। देखो इसने क्या दिया, यहाँ पे पावर n दी है, n भी हो सकता है 100, 200, 300, 1000, जितना मर्जी। अब इसने ये नहीं बोला कि इसका इंटीग्रल पार्ट निकालो, इसने क्या बोला, प्रूव दैट कि इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका, ऑड इंटीजर। ये प्रूव करना है। अब फिर से वही प्रोसेस होगी इसके अंदर, कोई अलग तो है नहीं। आप क्या मानोगे, 3 प्लस रूट 7 की होल पावर n को एक नंबर मान लिया। देखो आपके सामने सेम आई प्लस एफ था, 3 प्लस रूट 7 की होल पावर n, तो ये चीज आ गया। अभी 3 माइनस रूट 7 पहले चेक करो, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। 3 माइनस रूट 7 कितना होगा, कितना होगा, लगभग 2 पॉइंट समथिंग होगा। रूट 7 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट 8 कितना होता है 3, रूट 4 कितना होता है 2, तो रूट 7 कितना होगा 2 पॉइंट। इसको किस में से माइनस किया, 3 में से, तो ये कितना आया, 0 पॉइंट समथिंग आया, 0 पॉइंट समथिंग आया, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट आएगा सिर्फ, इसको मैंने f1 मान लिया। फिर से दोनों को ऐड किया, i प्लस f1। f की वैल्यू फिर से 0 से 1 के बीच में, f1 की वैल्यू फिर से 0 के 1 के बीच में। देखो ये यहाँ पे रूट 7 इन्वॉल्व था, तो इवन वाली टर्म्स बचेंगी, ओड वाली कैंसिल हो जाएंगी। तो रूट 7 की पावर 0 एक इंटीजर बन जाएगा, रूट 7 की पावर 2 भी एक इंटीजर है, रूट 7 की पावर n भी एक इंटीजर है। तो अंदर तो क्या बन जाएगा, इंटीजर। और इंटीजर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड क्या आ जाएगी, इंटीजर। राइट साइड आएगी इवन इंटीजर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कोई भी इंटीजर हो तो क्या होता है, इवन इंटीजर होता है। ठीक, तो करूंगा क्या मैं इसके बाद, देखो फिर से वही बात। अब i प्लस f1 की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, राइट साइड क्या है, इवन। राइट साइड क्या है, इवन। तो अब करना क्या है, ये भाई इवन इंटीजर है, ये इंटीजर है, इस वाले को भी इंटीजर होना पड़ेगा, तो 0 से 2 के बीच में 1 ही लूंगा। ये 1 राइट साइड में जाएगा तो इवन में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, ओड। अपना आंसर बताओ भाई, समझ आया। ठीक, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। बड़ी पावर कभी भी वो आपसे पूछेगा नहीं कि इंटीजर बताओ क्या आ रहा है, वो ओड या इवन के बारे में पूछेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन तो आप ऐसा ही है, इसको आप होमवर्क में कर सकोगे। शो दैट द इंटीजर पार्ट इज इवन। कर लेते हैं, इसको करते हैं, इंपॉर्टेंट टाइम में थोड़ा सा अलग है। क्या करूंगा, देखो पहले 5 प्लस रूट थ्री दिया हुआ यहाँ पे, 5 प्लस 3 रूट 3। अब इसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या आएगा, f1 5 माइनस 3 रूट 3। ठीक, अब ध्यान देखो, 5 माइनस 3 रूट 3 एक कैसा नंबर होगा, ये नेगेटिव नंबर आएगा, बहुत छोटा। ये कैसा नंबर आएगा,
एक नेगेटिव नंबर आएगा। ये नेगेटिव केस कंसीडर कर रहा हूं मैं, क्योंकि 3√3 लगभग 1.73, लगभग 1.73, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाएगा, ये से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, 5 प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 5, 5 में से 5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर जाएगा तो कैसा आएगा, वो एक नेगेटिव नंबर आएगा। क्या आएगा, एक नेगेटिव। ठीक, ये आया नेगेटिव नंबर। पावर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है 2n+1, ये ओड पावर है। अब नेगेटिव की पावर अगर ओड रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन रखता तो आंसर पॉजिटिव आता। तो f1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आती। तब क्या आती, 0 से 1 के बीच में, जो हम पहले करते थे वैसे ही करना था। और यहाँ पर क्या हुआ, पावर ओड आई, तो अंदर नेगेटिव नंबर बना हुआ है, नेगेटिव की पावर ओड रखा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसलिए f1 की जो वैल्यू है कहां से कहां तक जाएगी, -1 से लेके 0 तक। मतलब जो f1 आपका आंसर आ रहा है वो कहां से कहां तक आ रहा है, -1 से लेके 0 तक आ रहा है। ये एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसकी वैल्यू -1 से लेके 0 तक आ रही है। कहां से कहां तक आ रही है, -1 से लेके 0 तक। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर, दोनों को मैं ऐड करूं, i+f, पर i+f देखो ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में दिख रहा होगा आपको। ये कुछ भी आंसर आएगा, इंटीग्रल पार्ट होगा डिवाइडेड में फ्रैक्शन होगी, वो फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, पॉजिटिव ही होगी, वो 0 से 1 के बीच में मान ली। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये वाला जो नंबर है ये f1 है। f1 कहां से कहां तक है, -1 से 0 तक। f कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। -1 से 0 और दूसरा 0 से 1। देखो अब करना क्या है, मेरे को दोनों को ऐड ही करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहता है i+f+f1। तो खुद ही सोचो, ये नंबर में अगर मैं ये ऐड करूंगा तो रेंज कहां से कहां तक जा सकती है, मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है इसकी। अगर मैं -1 के साथ इस 0 को ऐड करूं, मतलब f1 -1 के करीब आ रहा हो और इसका f 0 के करीब आ रहा हो, तो उस केस में f+f1 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, मिनिमम -1। ठीक, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हो सकता है f1 0 के करीब आ रहा हो और f है जो 1 के करीब आ रहा हो, तो दोनों का मिलके ऐड होके मैक्सिमम कितना हो सकता है, -1 से लेके 1। चैट पे एक बार डाउट देखते हैं इसका आया कुछ। ठीक, -1 से 1, बिल्कुल सही वृद्धि का आंसर। तो इस केस में f+f1 है जो उसकी रेंज -1 से 1 तक जाए, -1 से 1 तक। वर्स्ट सिनेरियो के अंदर f1 की अगर वैल्यू -1 के करीब हुई और f की वैल्यू 0 के करीब हुई तो आंसर -1 आएगा दोनों को ऐड करके। f1 की वैल्यू 0 हुई और f की वैल्यू 1 हुई, उस केस में मैक्सिमम वैल्यू लगभग कहां तक जाएगी, 1। ओपन ब्रैकेट ही आएगा क्योंकि वो 0 तो आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका आ ही रहा है, इसका भी कोई ना कोई फ्रैक्शन आ ही रहा है, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट यूज करी है मैंने। ठीक, अब ऐड कर दिया दोनों साइड। अगर दोनों साइड ऐड किया मैंने, अब देखो क्या होगा, ये ऐड किया लेफ्ट साइड में तो i+f+f1, ये चीज आ गई, दोनों को ऐड किया, फिर से क्या बचेगा, इवन वाली टर्म्स की, दोनों को ऐड कर दिया। मेरे को उससे कोई परवाह नहीं है कि राइट साइड में कैसे कैंसिलेशन हो रही है, मुझे इतना पता है बस इवन वाली टर्म्स बचेंगी, और बाहर 2 से मल्टीप्लाई है। लेफ्ट साइड में क्या रखा है, +f+f1, राइट साइड में इसको पूरे को सोल्व किया दोनों को एक्सपेंड करके, तो 2 टाइम्स कुछ बचा, ये एक इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा। देखो तो रूट वाली टर्म की पावर इवन है तो ये इंटीजर बन जाएगा पूरा, ये इंटीजर इंटू 2, एक इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ठीक, लेफ्ट साइड में क्या है, i प्लस समथिंग इज इक्वल टू, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसको भी एक इंटीजर होना पड़ेगा। अगर इसको इंटीजर होना पड़ेगा तो -1 से 1 के बीच में इंटीजर अब कौन होगा, वो 0 होगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 0। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो गया, तो i क्या आ गया आपका, एक इवन इंटीजर आ गया, i क्या आ गया आपका, एक इंटीजर। ठीक, पिछले केस में ओड आया था, इस केस में इवन आया। तो याद रखना, अगर f1 की वैल्यू नेगेटिव आती है, f1 की वैल्यू नेगेटिव आती है और f अगर आपका पॉजिटिव है, तो दोनों को जब ऐड करते हो तो उन दोनों के बीच में जो इंटीजर आता है वो क्या आता है, 0। अगर ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, तो इंटीजर कौन सा आता है, अगर ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया तो इंटीजर कौन सा आता है, 0। इतनी सी चीज याद रखनी है। चैट पे बताओ क्वेश्चन समझ आया। ये क्वेश्चन करो, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 कोएफिशिएंट्स ऑफ 1 + x की होल पावर, जो भी लास्ट के 10 कोएफिशिएंट होंगे उसका सम निकालो। देखो जो मेंस का पेपर आता है बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है आजकल, आप मेंस ऑब्जेक्टिव, मेंस ईयर को भी बहुत अच्छे से कर लोगे, 1-2 बार आप सारे कॉन्सेप्ट्स कर लो, सारी थ्योरी पढ़ लो, कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, सारे टॉपिक्स पढ़ जाओ, मेंस प्रीवियस ईयर मेन ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार, आपका हाथ चल जाएगा पेपर में बढ़िया तरीके से। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है।
फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 कोफिशिएंट। सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कैसे लगाना है, उस चीज को दिमाग में रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, ये करो 1 प्लस एक्स की होल पावर 19। लास्ट के 10 कोफिशिएंट माने लास्ट की 10 टर्म्स की बात कर रहा है वो, मतलब x की पावर 10 से लेके x की पावर 19 तक की बात कर रहा है वो। तो कौन सी टर्म्स होंगी? 19c 10 से लेके 19c 19 तक की बात कर रहा है वो। इन सबको ऐड करके आंसर निकालना। ऐसी चीज मैंने आपको कल कराई थी वैसे कि 10 से 19 तक है ये, और अपन अगर 0 से 19 तक हो तो हमें पता है कि 2 की पावर 19 आता। तो कुछ चीजें नहीं है, तो मिसिंग चीजों को देखो कैसे हैंडल करना है। इस पूरे का सम निकालना है आपको। 2 पर 18 आया एक आंसर, देखते हैं ठीक है गड़बड़ है क्या है। अच्छा ध्यान से देखो, 19c 19 कितना होता है? 19c 0 ही होता है। 19c 18 किसके इक्वल होता है? 19c 1 के इक्वल होता है। 19c 1। 19c 10 किसके इक्वल होता है? 9c 9 के इक्वल होता है। ठीक, जो भी आपको ये टर्म्स दे रखी हैं बेसिकली ये, इनको आप ये भी लिख सकते हो 19c 0 या 19c 9 तक। ठीक, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक, इसको लिख दिया मैंने s। ठीक, इस s को, और क्या ये भी क्या आपका s। ठीक, दोनों ही ऐसा ही, पर टोटल टर्म्स देखो कितनी हो चुकी हुई है। इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी आनी है? 20 टर्म्स आनी है। कितनी आनी है? 20। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 19c 19 से लेके 19c 10 तक की। 19c 19 कितना होता है? 19c 0, 19c 18 होता है 19c 1, 19c 10 होता है 19c 9। अब देखो ध्यान से देखो, सारी टर्म्स कंप्लीट हो गई है। 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, फिर 10 से लेके 19 तक भी आ रहा है। ठीक, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2s किसके इक्वल हो जाएगा? ये सारा का सारा कवर हो गया। 19 0 से लेके 19 जाएगा 2 की पावर 19। तो मुझे तो क्या चाहिए था? s चाहिए। s कितना आ जाएगा? 2 की पावर 19/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो 2 की पावर 18 आ जाएगा आंसर। तो जनरल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। बस वही मैंने आपको बोला, फंडामेंटल्स क्लियर रखो, सारे फॉर्मूले याद रखो। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं आता है पेपर के अंदर, पेपर में क्वेश्चन छोटा ही आता है। बस फॉर्मूले और मेथड आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा तो क्वेश्चन 1-2 मिनट से ज्यादा का नहीं होता है। ठीक, ये करो, फाइंड द सम, ये इसकी वैल्यू निकालो। देखो जिसको भी से रिलेटेड अलग बात करनी है, कोई भी जॉब ऑप्शन या कोई भी कॉलेज की बात करनी है, वो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। उस पर ज़्यादा बेटर है कि हम वहाँ पे डिस्कशन कर लें उन चीज़ों का, क्योंकि अभी 1 घंटे के बाद बस कंटेंट देने का ही टाइम है कि 1 घंटे में जितना पढ़ा सके ताकि आप लोगों की तैयारी हो जाए। बेटर है कि दूसरी चीज़ें आप लोग वो चैट पे पूछ लो, व्हाट्सएप पूछ लेना मेरे से। तो और पूछना है कॉलेजेस के बारे में, पूछना है कि कहाँ कहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कुछ और ऑप्शन चीज़ों के बारे में पूछना है तो आप वो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछो। अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। आप लोग ये ट्राई करो। आपको ध्यान रखना जो आपको मैंने बोला था ना, देखो ये देखो 10c 0 से शुरू हो रहा है, 10c 1 जा रहा है, 10c 2 जा रहा है, फिर 10 जा रहा है। ठीक, साइन क्या चल रहा है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ऐसे ऐसे जा रहा है। फिर ध्यान से देखो u की पावर कितनी है? -1। यहाँ पे 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर। इन चीज़ों का ध्यान रखो थोड़ा सा। देखो आप याद रखो एक्सपेंशन किसकी? 1 + x और 1 - x की। सबसे पहली बात तो क्या करो, इसमें से ये पावर 0 है, ये पावर, ये 1 है, ये देखो ये पावर 3 है, तो 2 की पावर कितनी जा रही है? 2। ये पावर बेस में c में कितना है? 10। 2 के ऊपर कितना जा रहा है? 9। यहाँ पे c के नीचे कितना है? 2। यहाँ पर कितनी पावर जा रही है? 1। और हमने बाइनोमियल की एक्सपेंशन जब पढ़ी थी 1 + x की होल पावर n, उसके अंदर मैंने बोला था जो c के नीचे जाता है, जो c के नीचे जाता है x वाले के ऊपर जाता है। और यहाँ पर तो दिक्कत है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 9 है। तो
एक एक की कमी चल रही है, एक एक की कमी चल रही है, उस कमी को करते हैं पहले तो ताकि फॉर्म बन सके। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं हाफ को कॉमन ले लेता हूँ। क्या करूंगा, हाफ को कॉमन ले लूंगा। फायदा क्या होगा, फायदा देखो क्या होगा, फॉर्म भी दिखेगी अपने आप को। ये देखो एस को कॉमन लिया, हाफ को कॉमन लिया, तो 10c0 का हाफ जो कोफिशिएंट था वो बाहर आ गया। इसे कोफिशिएंट था ही नहीं, पर हाफ से डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर 1 बन जाएगा, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 10। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज क्या बन रही है, एक एक्सपेंशन बन रही है एक्सपेंशन किसकी, 1 माइनस एक्स की पावर 10 की, 1 माइनस एक्स की पावर 10 की। 1 माइनस एक्स की पावर 10 देखो ध्यान से खोलो तो क्या खुलता था, 10c0, साथ में क्या आता था, माइनस 10c1 एक्स, फिर क्या आता था 10c2, 10c2 एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता था। जो सी के नीचे वो एक्स के ऊपर है, जो सी के नीचे वो एक्स के ऊपर है। और यहाँ पे देखो जो नीचे वो 2 के ऊपर है, जो सी के नीचे वो 2 के ऊपर है। मतलब एक्स की वैल्यू किसने ले ली, 2 ने। एक्स की वैल्यू किसने ले ली, 2 ने। तो यहाँ पे एक्स की जगह आपका 2 आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2। और ऑल्टरनेट साइन चल रहा है माइनस प्लस माइनस, इसलिए मैंने 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन खोली। अगर प्लस ही चल रहा होता तो मैं क्या खोलता, 1 प्लस की एक्सपेंशन खोलता, किसकी, 1 प्लस एक्स की। आपको क्या करना है, इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है उसके अंदर गिवन क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, जो सी के नीचे एक्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक्स कौन है, 2, तो एक की कमी चल रही थी तो वो हाफ को कॉमन लेके वो कंप्लीट हो गया। ठीक, बात आई समझ, बताओ चैट पे। तो तरह की आपको ऑब्जर्वेशन करनी आनी चाहिए। फिर देखो आगे तो कुछ भी ना बचा क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, फॉर्म बना के अपना क्वेश्चन हो गया। एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करना है आपको, बस 2 पुट करना है, एक्स को 2 पुट कर देना है। 1 माइनस एक्स की होल पावर एक्सपेंशन, ये राइट साइड में एक्स की जगह 2 दिख रहा है, हमें एक्स की जगह 2 दिख रहा है, तो राइट साइड पे 2 पुट करूंगा तो जो गिवन इक्वेशन है वो बन जाएगी। देखो ये पूरी गिवन इक्वेशन बन गई। लेफ्ट साइड में 1 माइनस पावर 10 था, तो यहाँ पे एक्स को 2 पुट किया, तो 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, -1 की होल पावर 10 कितना हो जाता है, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। और बाहर कितना था, हाफ भी था ना, तो वो 2 को भी हैंडल कर लेंगे, हाफ कॉमन आ रखा था, ये हाफ यहाँ पे कॉमन था ना, यहाँ पे हाफ, तो उसको हैंडल कर लिया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी हाफ, बार हाफ था ना। उसने फिर पूछा था कि आंसर कैसा है, फ्रैक्शन आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, रैशनल आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो तो आप चेक कर ही दोगे, ऐसा आपका हाफ आ गया तो ऑप्शन चेक हो जाएंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन करना है। पिछले वाले में कहाँ पे प्रॉब्लम आई, ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी ना, बस सिंपल 1 माइनस एक्स की होल पावर 10 बन रहा था ये, उसके अंदर एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, क्योंकि गिवन इक्वेशन हमारी वैसी दिख रही थी, तो एक्स को 2 पुट करके लेफ्ट साइड से आंसर आ गया, हाफ यहाँ पे कॉमन था। देखो ये चीज क्या आ गई, आंसर कितना आ गया अपना, 1 आ गया, ये आ गया 1, और बाहर 1/2 था, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राहुल वो एंड में कवर करूंगा मैं, वो बीच के, अब आगे बढ़ते हैं पहले। ये देखो उसी टाइम पूछ लिया करो जहाँ पे डाउट आ रहा होता है, नहीं तो मैं एंड में देखता हूँ आखिरी के 5 मिनट में। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रेफर्स टू द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को इससे डिनोट किया जाता है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि 3.3 के अराउंड ये वाली ब्रैकेट लगाता हूँ, ये जानती हो अब ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 0.3। ठीक, कितना आता है, 0.3। तो अब कह रहे हैं कि ये जो नंबर दे रखा है इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ क्या आएगा, इसका फ्रैक्शनल पूछा है कि क्या आएगा। ठीक, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास नंबर है, मान लो ये 3/8, मैं कहता हूँ इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ क्या आएगा। अब 3/8 तो खुद ही फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे पूछता है, अगर कल को पूछता है कि बताओ 1/7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, ये तो खुद ही फ्रैक्शन है 1/7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/7। ठीक, अगर पूछता है 1/2, 1/2 इसका फ्रैक्शनल, तो इसका आंसर कितना आएगा, हाफ। ठीक, तो आपको फ्रैक्शन वाली चीज देगा, आप क्या करो, इसको एक्सपेंड करो, ढूंढो इसके अंदर फ्रैक्शन क्या आ रही है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है आपको कितना आएगा, मतलब उसका फ्रैक्शन बताना है कितना आएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो क्या होगा, देखो करने का तरीका क्या है, डिवाइड कर रहे हैं किससे, 8 से, डिवाइड कर रहे हैं किससे, 8 से। ऊपर जो नंबर है हम उसको 8 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, किसी फॉर्म में, 8 की फॉर्म में, क्योंकि ही 8 को डिवाइड कर सकता है, 8 ही होता है जो 8 से डिवाइड होता है। मान लो अगर मैं कहता हूँ 9/8 करना है,
और मैं बोलता हूँ इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ कितना आएगा, 9 का। तो इसकी प्रोसेस क्या करोगे, अब 9 को क्या लिख दोगे, 8+1, क्या लिख दोगे, 8+1/8। ठीक, ये लिखा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा, क्या होगा, 8/8 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, साथ में कितना बचेगा 1/8, कितना बचेगा 1/8। ठीक, अब क्या होगा, फायदा देखो क्या हो गया। अब मैंने आपसे पूछा फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, आप तो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। इसके अंदर क्या था, एक इंटीजर था, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ होता नहीं, ये क्या बचा, ये फ्रैक्शन बची, और फ्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो करना क्या है, जैसे 9 को मैंने ब्रेक करा 8 की टर्म्स के अंदर, तो ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर 2n है, इसको भी मैं ब्रेक करना चाहूंगा किसमें, 8 की टर्म। वो कैसे हो सकता है, देखो 3 की पावर 2n है, जो 3 की पावर 2n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर n। ठीक, 3 की पावर 2 कितना बन जाएगा 9, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8+1 की होल पावर n, 8+1 की होल पावर n, ये लिख सकता हूँ। अब फायदा क्या होगा, देखते हैं आंसर क्या है, किसी का 3 आ रहा है, किसी का 1/8 आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है। अब ये क्या बन गया, 8+1 की होल पावर n। अब 8+1 की होल पावर n को तो आप बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हो, बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या आएगा, देखो ये किया मैंने, देखो ये चीज बन गई, 8+1 लिखो या 8+1 लिखो या 1+8 लिखो, एक ही बात है। इसकी एक्सपेंशन करी तो 1+8 की 10 की एक्सपेंशन ही होती है। ठीक, ये पूरी की पूरी एक्सपेंशन होती है, और इस पूरे के नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 8, पूरे के नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 8। ठीक, ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाय 8 करा मैंने। अब क्या होगा, ये वाली टर्म भी 8 से डिवाइड होगी, ये वाली टर्म भी 8 से डिवाइड करनी है, पूरी की पूरी, पूरे को भी 8 से डिवाइड करना है, इस पूरे को भी 8 से डिवाइड करना है। जिस चीज के अंदर 8 वाली टर्म आ रही है वो तो 8 से डिवाइड हो जाएगी, और ये प्योरली इंटीजर आ जाएगा। देखो 8 से 8 कट जाएगा, इसका आंसर NC1 कितना होता है n, और ये एक इंटीजर आ जाएगा। सिमिलरली ये 8 भी 8 स्क्वायर से कट जाएगा, इसको भी सोल्व करोगे इंटीजर आ जाएगा, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक इंटीजर आ जाएगा। पार्ट तो पूरा क्या है, इंटीजर वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, इंटीजर वाला। अब 8 की पावर 0 कितना होता है 1, NC0 कितना होता है 1, तो ये वाला पार्ट तो क्या आ गया, पूरा का पूरा एक इंटीजर हो गया। साथ में क्या बच रहा है, प्लस इसका पार्ट कौन सा बच रहा है, 1/8, क्या बच रहा है 1/8, ये चीज बच रही है, और ये किसके फ्रैक्शन के अंदर। और मुझसे पूछा गया था कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, अब इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है नहीं, प्लस 1/8 बची, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 1/8। चैट में बताओ समझ आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आया, करने का तरीका, डिनोमिनेटर क्या होता है उसकी टर्म्स में न्यूमरेटर को ब्रेक करो ताकि वो चीज डिवाइड हो सके, और जो फ्रैक्शन बची है आप उसके साथ आप अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सको। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। इसी के बेसिस पे ना रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि 25 की पावर 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो करना क्या है, हम 25 इस तरीके से तोड़ेंगे कि वो ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हो। ठीक, क्योंकि जैसे पिछले क्वेश्चन में किया 8+1 था, 8+1 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये वाली टर्म 8 से डिवाइड हो पा रही है। अगर मैं 16+1 को भी देखता हूँ, अगर 16+1 अगर कभी 17 होता तो 17 को 16+1 लिख के 8 से डिवाइड करता, ये वाली चीज 8 से डिवाइड हो जाती। मतलब जो ऊपर नंबर आना चाहिए नीचे वाले का फैक्टर की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये 25 है, मुझे पता है मेरे को 4 से डिवाइड करना है, तो इस 25 को मैं 4 के फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करता हूँ, हमेशा ऐसे करूंगा। तो 25 को मैं क्या ले सकता हूँ, 24+1। फायदा क्या होगा, जब इसकी 12 खोलूंगा तो क्या आएगा, 12C 0, 24 की पावर 12, फिर 12C 1, 24 की पावर 11, 12C 11, और आखिरी टर्म 12C 12, 24 की पावर 0। हर एक टर्म किसे करूंगा 4 से, हर एक टर्म किसे करूंगा डिवाइड 4 से। अब जब ये वाली चीज 4 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर कितना देगी 0, क्योंकि ये चीज तो 4 से डिवाइड हो ही जाती है, 24 4 से होता ही है। ये वाली चीज भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये वाली भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, पर इसमें दिक्कत आएगी, ये वाली चीज क्या होगी 1। तो बाकी सब ने तो कितना रिमाइंडर दिया, तो बाकी सब ने रिमाइंडर कितना दिया 0। आखिरी टर्म क्या आई 1/4। अब 1 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है 1। रिमाइंडर पूछा, उसे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं पूछा। अगर इसी क्वेश्चन का वो पूछता है कि फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है, देखो इन वाले का तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना आता, बचता क्या एंड में 1/4। 1/4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता 1/4, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता 1/4। क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है इंटीजर
कि रिमाइंडर कितना आएगा। पहले वाली टर्म्स का तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, आखिरी वाली टर्म को जो मैं 1 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। बताओ समझ आया। रिमाइंडर और फ्रैक्शनल पार्ट अलग टाइप से क्वेश्चन किया जाता है। 1/4 कैसे आया, 1/4 मैं बताता हूँ कैसे आया। रुको देखो, इस पूरे को मैंने 12 से डिवाइड कर, ये पूरा नंबर है मेरा, डिवाइड करना है किससे 4 से, तो इस पूरे की एक्सपेंशन मैंने ये लिख दी। इस पूरे को किससे डिवाइड करना है 4 से, तो इस पूरे नंबर को डिवाइड किया किससे मैंने 4 से, तो मैं रिमाइंडर कर रहा हूँ कि कितना आ रहा है। इस पूरे को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका रिमाइंडर 0। इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0। जहाँ जहाँ पे 24 प्रेजेंट है वहां तो 4 से डिवाइड होता ही जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 0। ये वाली टर्म ऐसी है जिसके अंदर 4 नहीं प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है 4 की पावर 0, तो ये नंबर कितना है 1। तो बाकी सारे तो 4 से डिवाइड हो गए, रिमाइंडर दिया 0। ये वाली टर्म कितना दे देगी 1/4। अब 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 1। हाँ, लास्ट टाइम इज नॉट डिविजिबल बाय 4 ना, मैं पूछ रहा हूँ 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना है 1 आता है ना। जैसे मैं बोलता हूँ 5 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आता है। 5 को 4 से डिवाइड किया तो क्या करते हो, इसमें जो 4 चीजें हैं वो तो 4 से डिवाइड होगी, जो 1 है वो डिवाइड नहीं होगी ना, तो कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, ऐसे मैं बोलता हूँ कि अगर 3 डिवाइडेड बाई 4 है, 3 डिवाइडेड 4, अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3। 4 डिवाइडेड बाई 4 का रिमाइंडर कितना आएगा 0, इसका रिमाइंडर तो कितना आएगा 0। सिमिलरली 1/1 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक भैया, आ गया समझ सबको कि रिमाइंडर 1 है इसका। रिद्धि तुम्हें डाउट था, समझ आ गया। राहुल आंसर 1 आएगा, तुम 2 लिखा है, 1 आ गया, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन आप करो, क्वेश्चन है आपका, ये करो 599 को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। 5 को इस तरीके से ब्रेक करोगे कि वो 8 के मल्टीपल में जाके टूटे। 5 की पावर 99 को इस तरह से ब्रेक करो कि वो 8 के मल्टीपल में जाके ब्रेक हो, सोचना इजी हो जाए क्वेश्चन को। इसी का आंसर आया वृद्धि 5 आया, ठीक है 5 ठीक है इसका आंसर। बाकी सब भी करो, 2 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए मैं। राहुल का भी 5 है, ठीक है, आओ ट्राई करते हैं। देखो ध्यान से, इस पूरे को चाहिए 5 है, वो 8 के मल्टीपल में लेके जाना है अपने को। दो तरीके हैं, तरीके क्या है, या तो 5 को लिख दो आप 8 - 3 इसकी पावर 99, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि -3/8 लिखा है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। अगर मैंने लिखा -3/8 इसका रिमाइंडर कितना होगा बताए, -3/8 का रिमाइंडर कितना होता है, एक बार सभी बताना। वो मुझे पता नहीं चल रहा 5 किसका आंसर है, पिछले का दे रहे हो या अभी का दे रहे हो। एक मिनट, क्वेश्चन मैं बदल रहा हूँ, -2/9 लिख रहा हूँ। -2/9 का रिमाइंडर बताओ, इसका बताओ -2/9 का रिमाइंडर। फटाफट सभी रिस्पॉन्स दो ताकि मैं समझाऊं, तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो फिर मैं दूसरी प्रोसेस से समझाऊंगा। नमन का ठीक है, फिर रिस्पॉन्स दे दो। दो ही आंसर आ रहे होंगे आपके दिमाग में, या तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा 7 आ रहा होगा, या किसी के दिमाग में 2 आ रहा होगा। ठीक है, आंसर एक्चुअल में कितना है 7। अब रिमाइंडर का मतलब समझो क्या होता है। देखो जैसे मैंने बोला आपको 7/4 किया, 7/4, तो आप रिमाइंडर निकालने के लिए क्या देखते हो कि 7 से पिछला जो इंटीजर था जो इससे डिवाइड हो रहा था वो कौन सा था, वो था 4 से आगे कितना बढ़ चुका है 3, जो कि डिवाइड नहीं हो पा रहे नंबर, वो कितने 3। मैंने बोला 7 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 7 से पिछला जो एक इंटीजर था जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था उसके बारे में सोचो, वो कितना है 4। तो 4 से 7 आगे कितना है 3, वो 3 डिवाइड नहीं हो पा रही है, वो रिमेनिंग बच रही है। वो रिमाइंडर का मतलब कितना रिमेन बच गया, कितना रिमेनिंग बच गया। तो 4 से डिवाइड हो रहा था, 4 से आगे कितना निकल गया 3, जो कि डिवाइड नहीं हो पा रहा। अगर मैं बोलता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 4 है, तो 8 से पिछला नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा था 4, तो 4 से आगे निकला, 4 आगे निकला, वो 4 भी 4 से डिवाइड हो पाता है, तो इसलिए इसका भी रिमाइंडर कितना है 0। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पूछता हूँ, मैंने लिखा
-2/7 लिखा, और यहाँ पे लिखा, मान लो मैंने पहले लिखा 13/7 लिखा, ठीक है, 2/7 लिखा। इनका एनालिसिस करते हैं। 13/7, 13 से पिछला नंबर कौन सा था जो डिवाइड होता था? 7। 7 से वो आगे कितना निकल गया? 6। रिमाइंडर कितना बचा? 6। ठीक। 2 से पिछला नंबर कौन था जो 7 से डिवाइड हो रहा था? 0, क्योंकि 0 गेट्स डिवाइडेड बाय एवरी नंबर। ठीक है, तो 0 डिवाइड हो रहा था, ये 2 0 से आगे कितना नंबर निकला? 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आया? 2। -2 से पिछला इंटीजर कौन सा था जो 7 से डिवाइड हो रहा था? माइनस कितना? -7। तो -7 से -2 आगे कितना निकल गया? 5। ठीक, तो रिमाइंडर कितना आया? 5। रिमाइंडर कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी। रिमाइंडर माने कितना बच गया। भाई तुमने 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी थी, पर तुमने कितने की पढ़ाई करी? 2 की, तो कितने सब्जेक्ट बच गए? 2। -2 कभी थोड़ी ना बचेगा। ऐसा थोड़ी ना कि 4 पढ़ने को बोला था और 6 पढ़ डाला आपने। तो 4 पढ़ा है, 4 पढ़ने को बोला और 2 पढ़ लिए, 2 बच गए। 7 से पिछले वाले इंटीजर को देखोगे जो डिवाइड हो रहा है -7, वो कितना आगे निकल चुका है जो डिवाइड नहीं हुआ? 5। 5 का काउंट है जो डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो इसलिए रिमाइंडर 5। बताओ रिमाइंडर है कैसे निकालते हैं? नेगेटिव नंबर को हैंडल करने के लिए कैसे किया जाता है? ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ? अब ध्यान से देखो। अब आप इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके कर सकते हो। 5 को आप तोड़ सकते हो 8 - 3 की फॉर्म में भी कर सकते हो, उस हिसाब से सोचोगे। या फिर आप 5 को कहाँ तक लेके जा सकते हो? 25 तक लेके जा सकते हो स्क्वायर करके। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 को तोड़ दोगे आप 24 + 1 में। 24 + अब 24 क्या होता है? 8 से डिवाइड होता है। 24 क्या होता है? 8 से डिवाइड। तो एनालिसिस थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं प्लस में ही लेके जाता हूँ, क्योंकि माइनस वाले में फिर रिमाइंडर में आप लोग गलती ना कर दो, क्योंकि यहाँ माइनस वाली क्वांटिटी आएगी रिमाइंडर निकालते हुए, तो उसको फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप प्लस में कन्वर्ट करो तो ईजी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे को 5 की पावर 2 बनानी है ताकि 25 बने। अभी तो पावर 99 है। अगर ये 100 होता, 100 में से 2 वाला पार्ट में अलग कर सकता था, 2 × 50 कर सकता था और 2 डायरेक्टली ले जाता, ऊपर पावर 50 बच जाती। पर यहाँ पे तो 99 है, तो दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, इसमें से 5 में पहले अलग कर देता हूँ। 5 को मैं अलग करता हूँ, कैसे? देखो ध्यान से, ये अलग किया, इस 5 को मैंने अलग कर दिया और 5 की पावर 98 अलग कर दी। ठीक, अब 5 की पावर 98 में से 2 पावर इसमें लेके जा सकते, 5 की पावर 2 नीचे ले गया, ऊपर पावर 49 बच गई। ठीक, फायदा देखो, ये सब हो गया। इतना स्टेप आपको समझ आ गया होगा। क्या करना है मेरे को, ये जो नंबर था, इस नंबर को मैंने इसमें ब्रेक कर दिया। इस पूरे को मेरे को किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। ठीक, इसकी एक्सपेंशन जहाँ जहाँ पे 24 आएगा वो डिवाइड होता जाएगा। करते हैं, देखो ये सब किया मैंने। ये देखो, इस 24 + 1 को मैंने पूरा नंबर लिख दिया, एक्सपेंड कर दिया। यही एक नंबर है जहाँ पर 24 की पावर 0 बन रही है, इसके अंदर 5 नहीं है। 24 की पावर 49, पूरे नंबर को मैं अगर 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, अब होना क्या है? देखो, होना तो ये भी है कि बाहर 5 दिया हुआ है, ये 5 है जो इसमें मल्टीप्लाई होगा। 5 इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 5 इस वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। मैंने कर दिया 5 को अंदर मल्टीप्लाई सभी से, इससे भी कर दिया, इससे भी कर, आखिरी वाले से भी कर दिया। ठीक, अब पूरे नंबर को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। जब इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0। जितने भी नंबर आ रहे हैं जिसमें 24 है वो रिमाइंडर 0। ये एक नंबर है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 24 की पावर 0 कितना होता है? 1। 49 सी 49 भी कितना होता है? 1। और यहाँ पर कितना है? 5। तो नंबर क्या बचेगा? 5/8। अब 5 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 5। ठीक, तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक, बाइनोमियल थ्योरम की लगभग मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थ्योरी कंप्लीट कर दी है। एक पर्टिकुलर टॉपिक रह गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू का, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन उसे पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी मैं कवर करूंगा। अभी टाइम नेक्स्ट क्लास में वो शुरू के 10 मिनट में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मेरा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अगला टॉपिक वही है। अच्छा, एक टॉपिक ये भी बचा है, कल की क्लास लगेगी बाइनोमियल में। अभी कल ही करते हैं बाइनोमियल को, तो कल बाइनोमियल कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक में आपको 2 चॉइस दे रहा हूँ, उनमें से मेरे को बताओ कौन सा करना चाहते हो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट करना है या स्ट्रेट लाइंस। बाइनोमियल कल कंप्लीट हो जाएगा।
देखो अगर स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा तो स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों इकट्ठे उठाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अभी का वो स्ट्रेट लाइन के लिए आया, किसी ने भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं कहा, तो हम स्ट्रेट लाइन और सर्कल उठाएंगे। और पीएनसी में अभी इसलिए नहीं, और प्लीज आप बताओ कौन सा चैप्टर करना चाहते हो। कैलकुलस तो मैं अभी छू नहीं रहा हूँ क्योंकि वो पूरा ही प्रोसेस बड़ी सी आएगी, फॉर्मूला याद रखने चाहिए। यार पीएनसी में ये होगा कि अब समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब किताब को पकड़ है कि नहीं, टाइम वेस्ट ना हो जाए, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ। आप लोग बताओ कौन सा टॉपिक है, पीएनसी ऑल्टरनेट कर लेते हैं ब्रांड कॉनिक। ठीक है, मतलब एक क्लास में अलजेब्रा, एक क्लास में कॉनिक, कैसे? ठीक है, अलजेब्रा एंड कॉनिक चैप्टर वाइज। ठीक है, अभी मैं ना स्ट्रेट लाइन सर्कल करता हूँ क्योंकि दोनों से एक क्वेश्चन आना बनता है। तो स्ट्रेट लाइन सर्कल करते हैं, नेक्स्ट को कंप्लीट कर दूंगा मैं। कल बाइनोमियल कंप्लीट हो जाएगी, फटाफट करूंगा। आप एक काम करना, आप थोड़ा सा खुद भी रिवाइज कर लो स्ट्रेट लाइन सर्कल, ताकि मैं फटाफट रिवाइज करा सकूं। सीधा टॉपिक पे क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस हो जाए। सर दिन में 2 क्लासेस नहीं हो सकती। संडे को भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, सोचता हूँ संडे को एक्स्ट्रा क्लास बुला सकता हूँ अगर टेस्ट नहीं है आपका तो। संडे को 1 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में। कल क्लास ले लेते हैं, आप लोग जो भी आते हो ऑनलाइन, 6-7 बच्चे ही आते हैं तो आपको सी एक एक्स्ट्रा टाइम का स्लॉट फिक्स कर लेते हैं संडे का। तो संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा चैप्टर को। स्ट्रेट लाइन जैसे संडे को शुरू कर दें, तो मैं लोगों से कल डिस्कशन करता हूँ संडे के टाइम का, जो सब एक फिक्स टाइम पे आ सकते हैं तो मैं क्लास रख सकता हूँ संडे को। या वेंसडे को क्लास नहीं होती है तो वेंसडे को भी रख लिया। कल डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो कल बाइनोमियल कंप्लीट करते हैं पहले तो, ठीक है। कोई और डाउट बताओ, कोई है कुछ पूछना है तो। नोट्स में आपको ये भेज दूंगा, वीडियो आ जाएगी। वीडियो ना बहुत सारी बनती है, 11th के बहुत सारे बैच बन रहे हैं, 12th में थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो को अपलोड होने के अंदर, तो इससे थोड़ा टाइम लग जाता है। रात तक आ गई वैसे तो। चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्लास एंड कर रहा हूँ। किसी का कोई पर्टिकुलर डाउट है तो मैं रुका हूँ चैट पे, बाकी आप लोग जा सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो चैट पे पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन क्लास रख लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, सो दैट मेंस के अच्छे क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन। एक काम करते हैं ना, जो वेंसडे का दिन होता है उस दिन मैं क्वेश्चंस करा दिया करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। वेंसडे क्लास तो होती नहीं है। वेंसडे या संडे का एक पर्टिकुलर दिन ऐसा रख लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करा सकते हैं। मतलब थ्योरी तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे चल रही है, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन करने, जैसे चैप्टर हो गए, क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। सिमिलरली मैं उन्हीं के अंदर भी जैसे आपके टॉपिक्स हैं छोटे भी, स्टैटिस्टिक्स भी, मैथमेटिकल रीजनिंग भी है, वो भी क्वेश्चंस की फॉर्म में कंप्लीट करा दूंगा। तो संडे को क्लास रखते हैं एक, कल डिसाइड कर लेते हैं टाइम, संडे को 1 घंटा क्लास रखते हैं जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस करा सकूंगा आपको, ठीक। कल टाइम फिक्स करते हैं संडे की क्लास का। चलो अभी क्लास एंड कर, कल मिलते हैं। एंड कर रहा हूँ क्लास को, बाय। कॉम्प्लेक्स नंबर भी उठा लेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चलो उठाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कल बाइनोमियल के बाद फिर से डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। चलो कल बाइनोमियल कंप्लीट करते हैं पहले। चलो आप लोग अपनी बढ़िया पढ़ाई करते रहो। फिर अगर पावर इंटीजर ना हो तो कैसे सोल्व? इस क्वेश्चन में पावर इंटीजर ना हो, अच्छा पावर इंटीजर ना हो, फिर तो वो पूछेगा ही नहीं, क्वेश्चन ही ना पूछेगा। 3 की पावर कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं देगा वो, फिर रिमाइंडर वगैरह नहीं करोगे उसको, आप उससे करोगे फिर बाइनोमियल थ्योरम फ्रॉम फॉर एनी इंडेक्स, वो भी पढ़ेंगे टॉपिक। जैसे उसके अंदर क्वेश्चन आता है 3 की पावर, मतलब क्वेश्चन आएंगे अभी कल। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक है जो आप बात कर रहे हो ना, और उसमें रिमाइंडर नहीं पूछेगा। ये वाला टॉपिक है ना, बाइनोमियल थ्योरम फॉर इंडेक्स, ये वाला कल टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ चीजें इससे डील हो जाएंगी फॉर एनी इंडेक्स के लिए, जिसके अंदर पावर इंटीजर के कुछ और होती है, वो ये वाला टॉपिक है। कल ये टॉपिक कवर करके खत्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। चलो बाय।